माइंड24यू चैनल में आपका स्वागत है। माइंड24यू चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बना सकूं। पिछला वीडियो में हम लोग माइंस एक्ट में कमेटी के दिए गए एक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। उसी का माइंस रूल में जो रूल्स दिया हुआ है रिलेटिंग टू कमिटी, डिटेलिंग ऑफ इट्स फंक्शन, उसका फंक्शंस को डिटेल करा, उसका अवधि कितना टाइम तक रहेगा, कब उस कमेटी के मेंबर्स को जो है ये किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा, वैकेंसी जब तैयार होगा उसको कैसे भरेंगे, चेयरमैन का जब अवधि ख़त्म होगा उसको कैसे हम लोग रिप्लेस करेंगे, ये सभी, एवं उस मीटिंग में क्या क्या किया जाएगा, मीटिंग में कैसे चीज़ों को अप्रूव किया जाएगा, ये सब डिटेलिंग जो है माइंस रूल में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। पहला है टर्म्स ऑफ ऑफिस। माइंस रूल में दिया हुआ है टर्म्स ऑफ ऑफिस किसका? कमेटी का। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये कमेटी जो है हमारा जो बना हुआ है माइंस एक्ट के तहत, उस कमेटी का टर्म्स ऑफ ऑफिस का बात हो रहा है। द टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर्स का जो टर्म्स ऑफ ऑफिस होगा रेफर टू क्लॉज सी डी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट व्हिच शैल बी 3 years फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच देयर अपॉइंटमेंट इज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट। देखिए 12 नंबर में जो मेंबर्स जोड़ा हुआ है माइंस एक्ट का 12 नंबर एक्ट, तो सेक्शन 12 का जो सबसेक्शन 1 का CDE 12 सेक्शन नंबर 12 का सबसेक्शन 1 का CDE ये जो रहेगा, इन लोगों का अवधि 3 साल रहेगा अपॉइंटमेंट से। प्रोवाइडेड दैट ए मेंबर शैल notwithstanding the expiry of a period of 3 years, he continue to hold office until the appointment of his successor is notified in the official gazette। ऑफिशियल गैजेट में जब नेक्स्ट सक्सेसर का नाम आ गया उस समय तक वो जो है अपॉइंटमेंट उसका मान्य रहेगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट मेंबर अपॉइंटेड टू फिल a casual vacancy shall hold the office for the remaining period of the term of office of the member in whose place he is appointed and shall continue to hold office on the expiry of the term of office until the appointment of his successor। अगर बीच में कोई मेंबर का नियुक्ति हुआ है टर्म्स का बीच में, जैसे 3 साल का रहता है, 1 साल का बाद उस मेंबर का कुछ कारण से रिप्लेस करना पड़ा, तो जो दूसरा मेंबर आया उसका जो 3 साल का पीरियड है उसको फुल कंप्लीट करेगा और तब तक उस पोस्ट में बहाल रहेगा जब तक नया सक्सेसर उसका ऑफिशियल गजेट में नोटिफाइड होके ना आ जाए। नेक्स्ट इज सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी। तो इसमें बोला है इंस्पेक्टर ऑफ माइंस नॉमिनेटेड इन दिस बिहाफ बाय द चीफ इंस्पेक्टर। जो चीफ इंस्पेक्टर जिस इंस्पेक्टर को नॉमिनेट करेगा शैल एक्ट एज द सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी। यहाँ पर चीफ इंस्पेक्टर जो है एक इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को नॉमिनेट करेगा टू वर्क एज द सेक्रेटरी इन द कमिटी। रेम्यूनरेशन मेंबर्स ऑफ द कमिटी शैल रिसीव सच ऑनरेरियम एज सेंट्रल गवर्नमेंट में फिक्स। वो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया गया ऑनरेरियम उन लोगों को मिलेगा। रेजिग्नेशन ए मेंबर अदर देन चेयरमैन को छोड़ के मे रिजाइन द ऑफिस बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द चेयरमैन को लिख के वो जो है रिजिग्नेशन दे सकता है, खुद से हैंड रिटन लेटर देके। द चेयरमैन मे रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। चेयरमैन कैसे रिजाइन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको राइट करना पड़ेगा रेजिग्नेशन लेटर। तीसरा है द रेजिग्नेशन रेफर टू इन सब रूल 1 सब रूल 2 above shall take effect from the date of its acceptance on the expiry of 30 days from the date of receipt of such resignation। तो अगर एक्सेप्ट कर लेता है इमीडिएटली तो उस समय उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया माना जाएगा, या फिर अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो 30 दिन का एक्सपायरी पे वो जो है इफेक्ट में आ जाएगा ऑफ सच रेजिग्नेशन एंड व्हिच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो, बाय द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द केस में बी, और द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द
चेयरमैन और द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द केस में भी, मतलब से अगर आपका वो है चेयरमैन अगर रेजिग्नेशन दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को तो उस केस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट इमीडिएटली उसको रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लिया तो उस डेट से वो हो गया रिजाइन। अदरवाइज 30 डेज़ का जो टाइम पीरियड है उसके बाद मान लीजिए वो लोग एक्सेप्ट किया 32 डेज़ में, लेकिन उसका ऑलरेडी इफेक्ट हो गया है रेजिग्नेशन 30 दिन का अवधि जब भी जैसे ही ख़त्म हुआ उसी दिन। और अगर कोई और अलग मेंबर करता तो चेयरमैन को करेगा वो। एब्सेंस फ्रॉम इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी इंडिया में कोई भी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो उस केस में या कमिटी में हैं तो उस केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल हो जाता है कि एब्सेंस फ्रॉम इंडिया। तो बिफोर ए मेंबर लीव्स इंडिया, अगर वो कोई मेंबर जो है इंडिया से बाहर जाता है, ही शैल इंटीमेट टू द चेयरमैन ऑन द डेट ऑफ हिज डिपार्चर, कब से वो जा रहा है फ्रॉम, एंड द डेट ऑफ हिज एक्सपेक्टेड रिटर्न टू इंडिया, इंडिया कब आ रहा है वो। इफ़ ही इंटेंड्स टू बी एब्सेंट फ्रॉम इंडिया फॉर ए पीरियड लॉन्गर देन 6 मंथ, 6 महीने से ज़्यादा अगर उसको रहना है, ही शैल टेंडर हिज रेजिग्नेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करना है कि 6 महीना से अधिक कोई भी व्यक्ति अगर जो उसमें कमेटी में है वो बाहर रहता है, हमारे भारत से देश से बाहर रहता है, तो उस केस में उसका वो रेजिग्नेशन दे के ही जाएगा। और ये नियम मोटा मोटी हर एक कमेटी के लिए एप्लीकेबल होता है, इसको स्टैंडर्ड माना जाता है। इफ एनी मेंबर लिव्स इंडिया विदाउट टेकिंग द एक्शन रिक्वायर्ड इन सब रूल 1, ही शैल बी डीम्ड टू हैव रिजाइंड एंड विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज डिपार्चर फ्रॉम इंडिया। अगर बिना किसी परमिशन का वो जा रहा है तो जिस दिन वो इंडिया से बाहर गया उस दिन से उसका रेजिग्नेशन मान लिया जाएगा। नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी, चेयरमैन shall inform the central government as soon as the vacancy occurs in the membership of the committee by resignation or by the death of a member. In case of such vacancy occurs by the death of the chairman, the information shall be furnished to the central government by the chief inspector or in the inspector appointed to the committee by the government. किसी मेंबर का डेथ या रेजिग्नेशन होता है तो वो चेयरमैन जो है उसको इन्फॉर्म करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि उस वैकेंसी को फिल किया जाए। अगर चेयरमैन का डेथ हो जाता है तो उस केस में चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर जिसको नॉमिनेटेड जो इंस्पेक्टर है, सेक्रेटरी जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करेगा इस बारे में कि ये वैकेंसी क्रिएट हुआ है। डिस्पोजल ऑफ बिजनेस, अब मेन काम चालू। अभी तक तो कमेटी का जो मेंबर्स है उसके बारे में था, अभी मेन काम है डिस्पोजल ऑफ बिजनेस, जो मेन जिस चीज़ के कारण लोगों को रखा गया है। ऑल द क्वेश्चंस which the committee is required to consider shall be considered are either at its meeting or by circulation of papers as the chairman may direct. सर्कुलेशन ऑफ पेपर्स कर सकता है मेंबर्स के बीच में या उस मीटिंग में हो सकता है जिस मीटिंग में वो लोग बैठ रहा है, मीटिंग का समय भी हो सकता है या पेपर सर्कुलेट करके भी हो सकता है। प्रोवाइडेड दैट पेपर्स नीड टू बी सर्कुलेटेड टू एनी मेंबर हु इज एब्सेंट फ्रॉम नीड नॉट बी सर्कुलेटेड टू एनी मेंबर हु इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया। इंडिया से बाहर है अगर कोई उस समय पर, उसको जो है उस पेपर को नहीं भेजा जाएगा। व्हेन ए क्वेश्चन इज रेफर्ड बाय सर्कुलेशन ऑफ पेपर्स, एनी मेंबर में रिक्वेस्ट दैट द क्वेश्चन बी कंसिडर्ड इन एट द मीटिंग ऑफ द कमिटी एंड देयर अपन चेयरमैन में डायरेक्ट दैट इट बी सो कंसिडर्ड। अगर किसी को उस पेपर सर्कुलेशन करना हो तो पेपर को पढ़ने के बाद उसमें कुछ क्वेश्चन आता है तो मीटिंग में वो जो है उसको क्वेश्चन करेगा और वो जो है कंसिडर करेगा कौन, चेयरमैन, कि हाँ ठीक है आप क्वेश्चन पूछिए। Provided that if 3 or more members may make such request, chairman shall direct it to be so considered. तो यहाँ एक चीज़ है, यहाँ लिखा है चेयरमैन may direct that it be so considered, मतलब आप क्वेश्चन कुछ पूछ रहे हैं तो वो may consider कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बोल दिया है provided that if 3 or more members, 3 या 3 से अधिक मेंबर मेक सच रिक्वेस्ट, उस टाइप का सेम रिक्वेस्ट कर रहा है, द चेयरमैन शैल डायरेक्ट दैट इट बी सो कंसिडर्ड। उसको उस वक्त में चेयरमैन को उस क्वेश्चन को कंसिडर करना है, उस रिक्वेस्ट को कंसिडर करना है। ही इज़ बाउंड इन दैट टाइम अगर 3 या 3 से अधिक मेंबर करता है सेम टाइप ऑफ रिक्वेस्ट। नेक्स्ट इज टाइम एंड प्लेस ऑफ मीटिंग, द कमिटी शैल मीट एट प्लेसेस सच प्लेसेस एंड टाइम एज मे बी अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन। चेयरमैन जिस जगह में बोलेगा वहाँ पर मीटिंग होगा। नोटिस ऑफ मीटिंग, कितना दिन पहले नोटिस ऑफ मीटिंग दिया जाएगा। तो जो मीटिंग होगा
तो सेक्रेटरी ऑफ द टू द कमिटी, जो कि उससे इंस्पेक्टर माइंस है जो नॉमिनेटेड बाय चीफ इंस्पेक्टर है, शैल गिव एटलीस्ट 14 days नोटिस टू एवरी मेंबर ऑफ द कमिटी प्रेजेंट इन इंडिया ऑफ द टाइम, उस समय एंड प्लेस फिक्स फॉर ईच मीटिंग। ठीक है, वो नोटिस देगा, कौन? सेक्रेटरी देगा, 14 दिन प्रियोर देगा नोटिस, और प्रत्येक मेंबर को देगा जो इंडिया में उपस्थित है, एंड प्लेस फिक्स फॉर ईच मीटिंग एंड शैल सेंड टू एवरी सच मेंबर एजेंडा ऑफ बिजनेस टू बी डिस्पोज्ड ऑफ एट द मीटिंग। और एजेंडा, जो मीटिंग का क्या एजेंडा रहेगा उसका बारे में भी जो है भेजा जाएगा इन्फॉर्मेशन, एंड नॉट लेस देन 7 days बिफोर द मीटिंग। तो जो 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा कि इस जगह मीटिंग है और इतना बजे है, ये प्लेस है, और मीटिंग का क्या एजेंडा रहेगा उसका बारे में 7 दिन पहले हर एक मेंबर को उस जानकारी देना है। ये दो अपना इंपॉर्टेंट चीज़ है। 14 दिन पहले उसको मीटिंग का प्लेस, टाइम, इस बारे में जानकारी देना है, जो इंडिया में है उस मेंबर्स को देना है ओनली, और जो 7 days पीरियड में, मीटिंग होने से 7 days पीरियड में उसको जो है एजेंडा ऑफ बिजनेस जो डिस्पोज ऑफ करने वाला है उस बारे में जो है जानकारी देना है। प्रोवाइडेड दैट व्हेन एन इमरजेंट मीटिंग इज कॉल्ड, जब मान लीजिए कोई कारण से इमरजेंसी है तो उस केस में एटलीस्ट 2 days क्लियर नोटिस शैल बी गिवन, 2 दिन पहले कम से कम नोटिस देना है। नोटिस रेफर्ड इन रूल 1 शैल बी डिलीवर्ड एट और पोस्टेड टू द यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द मेंबर का जो यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस है, जहाँ जनरली वो रहते हैं, वहाँ पर भेजना है। नो बिजनेस विच इज़ नॉट ऑन द एजेंडा शैल बी कंसिडर्ड एट द मीटिंग विदाउट परमिशन ऑफ द चेयरमैन। जो एजेंडा उस पर रहेगा उस एजेंडा के बारे में ही डिस्कशन होगा। अगर आपको कोई और एजेंडा से डिस्कशन करना है, एजेंडा में डिस्कशन करना, उस केस में चेयरमैन से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर चेयरमैन कंसिडर करते हैं तो उस केस में उस एजेंडा पे डिस्कशन होगा, नहीं तो फिर जो एजेंडा के बारे में मीटिंग का एजेंडा के बारे में 7 दिन पहले जो बताया गया है उसी एजेंडा पे डिस्कशन होगा। नेक्स्ट इज प्रिजाइडिंग एट मीटिंग। द चेयरमैन शैल प्रिसाइड एट एवरी मीटिंग ऑफ द कमिटी, मीटिंग एट विच ही इज़ प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट है उसमें तो हर एक में वही प्रिसाइडिंग करेंगे। इफ़ द चेयरमैन इज एब्सेंट, अगर चेयरमैन नहीं है किसी मीटिंग में, मेंबर्स से प्रेजेंट शैल इलेक्ट वन ऑफ देम टू प्रिसाइड, उसमें से कोई एक जन को चुना जाएगा प्रिसाइड करने के लिए, एंड ओवर द मीटिंग एंड द मेंबर सो इलेक्टेड शैल बी एट द मीटिंग एक्सरसाइज ऑल द पावर्स ऑफ द चेयरमैन। अब चेयरमैन नहीं है तो उनमें से जिसको मेंबर्स जो है नॉमिनेट करेंगे कि आज का सभा का जो है, आज का कमेटी का जो है प्रेसिडेंटशिप या चेयरमैनशिप करेंगे ये, तो उस व्यक्ति को जो है उस दिन चेयरमैन का सारा पावर जो है मिला रहेगा, वो उसी सारा पावर को जो है एक्सरसाइज करेगा, और मेंटेनिंग द ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ऑल द ये है जो भी उसका प्रोसीड्यूर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा। फोरम, नो बिजनेस शैल बी ट्रांजैक्टेड एट ए मीटिंग ऑफ द कमिटी अनलेस एटलीस्ट 4 members इंक्लूडिंग आर प्रेजेंट। तो 4 members कम से कम ना रहे तो कोई बिजनेस जो है ट्रांजैक्ट नहीं होगा। प्रोवाइडेड दैट एट एनी मीटिंग इन विच लेस देन 4 members इंक्लूडिंग द चेयरमैन को जोड़ के अगर 4 members से कम है, चेयरमैन में एडजर्न द मीटिंग, 4 से कम अगर रहा इंक्लूडिंग द चेयरमैन, तो उस मीटिंग को जो है एडजर्न किया जाएगा टू ए डेट नॉट लेस देन 14 days लेटर। 14 दिन का अंदर ही कोई और डेट दिया जाएगा, एडजर्न किया जाएगा, एंड इन्फॉर्म द मेंबर्स प्रेजेंट एंड नोटिफाई other members that he proposes to dispose of the business at the adjourned meeting irrespective of the quorum, and it shall thereupon be lawful to dispose of business at such adjourned meeting irrespective of the number of members attending। तो पहला मीटिंग जब होगा अगर उसमें 4 से कम आया, जो कि चेयरमैन को समेत जोड़ के अगर 4 से कम मेंबर आया, तो उस मीटिंग को एडजर्न कर दिया जाएगा टू द नेक्स्ट डेट, कोई एक नेक्स्ट डेट में एडजर्न कर दिया जाएगा, और नेक्स्ट डेट रहेगा कब? विद इन द 14 days। आज हुआ 1 तारीख, 14 तारीख, उसका बीच में कोई एक डेट में, या 12 तारीख, 7 तारीख, कोई एक डेट में मान लीजिए वो मीटिंग रहेगा। उस मीटिंग में उस बिज़नेस को डिस्पोज ऑफ करना है इरेस्पेक्टिव ऑफ द मेंबर। अगर 2 मेंबर भी है तो उसमें भी उसको उस बिज़नेस को डिस्पोज ऑफ करना है। डिसीजन बाय मेजोरिटी, आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, बिजनेस डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे उसका बारे में जानकारी है। डिसीजन बाय मेजोरिटी, इसमें बोला एवरी क्वेश्चन रेफर्ड टू द कमिटी बाय सर्कुलेशन ऑफ पेपर्स शैल अनलेस द चेयरमैन,
in pursuance of the Rule 10 reserves it for consideration at the meeting. We decided in accordance with the opinions of the majority, sending their opinions within the time allowed. जितना टाइम का अलाउड किया गया है अपना अपना मत रखने के लिए, उस टाइम अलाउड में जो मेजोरिटी वाला पार्ट रहेगा, मेजोरिटी मेंबर जिस डायरेक्शन में बोलेंगे उसी को उस बिजनेस का आंसर मान लिया जाएगा. और ऑल द क्वेश्चंस रेफर्ड टू द मीटिंग ऑफ द कमेटी शैल बी डिसाइडेड बाय मेजोरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑन दैट क्वेश्चंस. कोई उस क्वेश्चन में जितना जन का वोटिंग हुआ, उस वोटिंग में जो मेजोरिटी वोट दिया उसी को हम लोग उसका डिसीजन मानेंगे. इन द केस ऑफ एन इक्वल डिवीजन ऑफ वोट्स, अगर मान लीजिए 10 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर में 5-5 आ गया, तो द चेयरमैन शैल एक्सरसाइज एन एडिशनल वोट. चेयरमैन के पास एक्स्ट्रा पावर है एक एडिशनल वोट का, वो जिधर देंगे वो होगा फाइनल. एनी मेंबर डिसएग्रीइंग विद द डिसीजन ऑफ द कमेटी का डिसीजन से अगर वो एग्री नहीं है, मे एंटर ए नोट ऑफ डिसेंट विच शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग. उससे एक वो फॉर्म नोट छोड़ सकते, नोट ऑफ डिसेंट कर सकते हैं. मे एंटर ए नोट ऑफ डिसेंट, और उसको जो है रिकॉर्ड में रख दिया जाएगा, प्रोसीडिंग्स का रिकॉर्ड में रहेगा वो. मिनट ऑफ द मीटिंग. अब जो भी डिस्कशन होता है, जो भी मिनट्स, जो भी बिजनेस डिस्पोज ऑफ होता है, सारा चीज़ जो है लिखा रहेगा. और ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग में रहेगा. सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी जो कि इंस्पेक्टर माइंस है, शैल सर्कुलेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द ईच मीटिंग टू ऑल मेंबर्स ऑफ द कमेटी प्रेजेंट इन इंडिया. प्रोसीडिंग्स जो है भेजेंगे सभी मेंबर्स को जो इंडिया में उपस्थित हैं. देयरफॉर रिकॉर्ड द प्रोसीडिंग्स इन ए मिनट बुक विच शैल बी केप्ट फॉर परमानेंट रिकॉर्ड. वो मिनट बुक में जो सारा डिस्कशन जो है उसमें रहेगा और वो जो है परमानेंट रिकॉर्ड रहेगा. द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ ईच मीटिंग शैल बी साइंड बाय चेयरमैन उस मीटिंग का प्रोसीडिंग्स को साइन करेंगे. अलाउंसेस टू नॉन ऑफिशियल मेंबर्स. ट्रैवलिंग एंड डेली अलाउंस टू नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द कमिटी shall be regulated in accordance with the orders regarding allowances to non-official members of the committee. Commission and Board of Inquiry issued by the central government time to time. जो Board of Inquiry है उस कमीशन के द्वारा टाइम टू टाइम जो अलाउंसेस का ये होता है, घोषणा होता है टू नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, वो वाला रेट से ट्रैवलिंग एंड डेली अलाउंस उन लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा. Correspondence and accounts. The secretary of the committee shall conduct all correspondence of the committee and keep its account. जो भी ये होगा कॉरेस्पॉन्डेंस किया जाएगा मेंबर्स से कुछ अगर रिसीव हुआ, सारा को जो है मेंटेन करेगा सेक्रेटरी. अपीयरेंस एट हियरिंग्स. एनी अपीयरेंस रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय ए पार्टी बिफोर कमिटी एक्सेप्ट फॉर पर्पज ऑफ बीइंग एग्जामिन्ड एज ए विटनेस छोड़ के, may be made either in person or by his agent duly authorized in writing and by a legal practitioner on his behalf. उस बारे में और बाय वो खुद कर सकते हैं या उसके एजेंट द्वारा कर सकते हैं या कोई एक लीगल प्रैक्टिशनर उस बारे उसके ऑन बिहाफ ऑफ हिम आके अपीयरेंस दे सकते हैं हियरिंग के समय. प्रोसीडिंग्स टू बी इन कैमरा. तो अनलेस द चेयरमैन अदरवाइज डायरेक्ट, अगर चेयरमैन डायरेक्ट करे, the proceedings of the committee shall be conducted in camera and shall be regarded as confidential in nature unless the chairman otherwise direct. अगर ना चेयरमैन डायरेक्ट करे, मतलब कुछ स्पेशल केस रहा जहाँ पर कैमरा होना इम्पोर्टेंट नहीं है, उस केस में उस केस को छोड़ के बाकी केस में सारा को जो है शैल बी कंडक्टेड. प्रोसीडिंग्स जो भी किया जाएगा कमेटी का वो कैमरा में किया जाएगा, अंडर कैमरा किया जाएगा. एंड शैल बी रिगार्डेड एज कॉन्फिडेंशियल इन नेचर. उसको कॉन्फिडेंशियल मान के रखा जाएगा और कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड माना जाएगा. और अगर कोई ऐसा केस है जहाँ पर कैमरा होना ज़रूरी नहीं है, चेयरमैन ऐसा सोचता है, तो उस केस में चेयरमैन कैमरा करना मना कर सकता है, वीडियो कैमरा करना मना कर सकता है. तो ये रहा हमारा कमेटी का 2 बैक टू बैक वीडियो. इससे आपको कमेटी का मोटा मोटी हर एक चीज़ के बारे में बारीकी से पता चल गया है. आई होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. वंस अगेन आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए. थैंक यू.